ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। हीमोडायलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। तो टाइम बर्बाद नहीं करते क्योंकि आपको लंबी वीडियोस पसंद नहीं है, छोटी वीडियोस पसंद हैं, तो छोटी वीडियो पे ही बात करेंगे। ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस में हम लोगों ने देखा था कि उसका जो एसेस होता है दैट इज थ्रू द एवी फिस्टुला या एवी शंट। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके हमारी वो वाली वीडियो देखें, उसमें बहुत डिटेल से हमने आपको बताया है। ठीक है, तो बार रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन और फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि हीमोडायलिसिस में जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन है वो मशीन में ही रहती थी। जैसे कि आपके सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम हीमोडायलिसिस मशीन में कौन करता था? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है, और वो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता था। ये बात हम लोगों ने करी थी। फिर हम लोगों ने ये बात करी थी कि हीमोडायलिसिस या डायलिसिस पूरा तीन उस पर प्रोसीजर पे डिपेंड है। उसके तीन प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल क्या था? दैट वाज डिफ्यूजन, अनदर प्रिंसिपल वाज ऑस्मोसिस, एंड द फाइनल वाज क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट वाज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यही बात करी थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन ये दोनों किस में यूज़ होता था बेटा? हेमोडायलिसिस में। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कर चुकी थी। अब पेरिटोनियल डायलिसिस पहली बात तो करते क्यों हैं? हेमोडायलिसिस सबसे इजी है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस करते क्यों? उसका सबसे पहला एग्जाम जो वो है पेशेंट प्रेफरेंस। पेशेंट को हीमोडायलिसिस नहीं पसंद है क्योंकि हीमोडायलिसिस का आपने देखा था कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में करते हैं तो। ठीक है, तो किसी किसी को हीमोडायलिसिस का इंटॉलरेंस भी होता है, तो इसलिए भी अगर एक दो बार हीमोडायलिसिस करने से पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाया है तो हम लोग किस पे कन्वर्ट करते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस पे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम लोग एवी फिस्टुला या एवी शंट बनाते हैं तो इसमें बेटा आपको पता है आर्टरी और वेन्स को फिस्टुला बनाते समय दोनों जोड़ते हैं। अगर आपको एक कॉम्पिटेंट आर्टरी या कॉम्पिटेंट वेन नहीं मिल पा रही है और फिस्टुला सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो भी हम लोग क्या करते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। सो व्हेन हीमोडायलिसिस इज नॉट फीसिबल ड्यू टू नॉन फीसिबल और इनएप्रोप्रिएट एक्सेस टू वैस्कुलैरिटी, मतलब कि कोई आर्टरी, जो आर्टरी हमें चाहिए स्पेशली रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन, वो वेन हमें सही से फीसिबल नहीं है। हो सकता है कभी कभी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होता है, हर एक ह्यूमन का एनाटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होता है, तो इस कारण से भी क्या करते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, इन दोनों कंडीशन में भी पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। ठीक है। फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़, अब कोई किडनी का काम नहीं है, ख़त्म हो चुका है, जब तक रीनल ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है तब तक के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट डरते भी हैं क्या बोलते हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो अपना लाइफ लॉन्ग यही कराते रहते हैं। ठीक है। CCF, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में भी क्या होता है? जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और हाइपरट्रॉफी हो जाने के बाद वो वेंट्रिकल्स जो है, जो आउटपुट होता है वो आउटपुट कम कर देते हैं, तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। मोस्टली जो वो होता है पीडल एडीमा, उस कंडीशन में भी पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। प्रोस्थेटिक वैल्वुलर डिजीज़, प्रोस्थेटिक वैल्वुलर डिजीज़ का मतलब ये होता है बेटा, एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लिया जाए, है ना। प्रोस्थेटिक वैल्वुलर डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे माइट्रल वॉल्व है या क्या बोलते हैं सेमिलूनर वॉल्व्स है, वो वॉल्व्स में कभी क्या बोलते हैं ये रोमेटिक डिजीज़ हो गया हो, या फिर वो जो वाल्व्स हैं उसको रिप्लेस किया गया हो, किससे? प्रोस्थेटिक वाल्व से। अब उस जो प्रोस्थेटिक वाल्व से रिप्लेस किया उसमें भी डिजीज़ हो गया हो, उस कारण से भी पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। तो दिस आर द इंडिकेशंस व्हाई वी डू द पेरिटोनियल डायलिसिस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस करने का मतलब क्या हुआ? जब हीमोडायलिसिस अच्छी खासी है तो खैर ये इंडिकेशन हुआ। हीमोडायलिसिस में डायलाइजिंग मेम्ब्रेन हीमोडायलिसिस मशीन में ही रहती है, जबकि यहाँ पर ही पेरिटोनियम हमारे लिए क्या है? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। दिस इज द मेन डिफरेंस।
In hemodialysis, machine itself has a semi-permeable membrane like artificially, which is called dialysing membrane. Here we are using peritoneum as a dialysing membrane. You got the point? ठीक है ना? तो यहाँ पर ही जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम में बेटा, यहाँ पर ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर को डेवलप करना पड़ता है, प्रेशर ग्रेडियंट को यहाँ पर डेवलप करना पड़ता है, जो कि यहाँ नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेरिटोनियल डायलिसिस है दैट वर्क्स ऑन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट से है ना, क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एमोनिया है, ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकलते हैं नॉर्मली। और यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हीमोडायलिसिस में डायलिसिंग मेम्ब्रेन करती है। और पेरिटोनियम तो खुद हम लोग पेरिटोनियम को एज अ डायलिसिंग मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा दिस इज अ नेचुरल डायलिसिंग मेम्ब्रेन, जबकि हीमोडायलिसिस में जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन दैट इज आर्टिफिशियल। गॉट द पॉइंट? सो पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, सो हियर डायलिसिंग एजेंट इज स्टिल इन पेरिटोनियल कैविटी। डायलिसिंग एजेंट जो हमने आपको डिटेल बताया था कि डायलाइजर में जो डायलाइजिंग एजेंट है उसमें कौन कौन सा वो होता है कंपोनेंट, वो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, फिर हेमोडायलिसिस हम लोग करते थे 3 to 4 आवर्स के लिए। यहाँ पर ही चूँकि दिस इज़ द स्लो प्रोसेस, यहाँ कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसको 36 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी 1.5 दिन पूरे। तो पेशेंट 1.5 दिन अस्पताल में एडमिट रहेगा, फिर अपना चला जाता है। इज़ दिस पॉइंट क्लियर? चलो अब थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिख लेना बेटा। चलो प्रोसीजर देखा जाए। आई थिंक दिस इज क्लियर एंड रिटन ऑल्सो। चलो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर वी आर डूइंग? प्रोसीजर बहुत सिंपल है। प्रोसीजर में अगर आप जाइएगा बेटा तो यहाँ पर ये सपोज दिस इज द एब्डोमेन, हियर इट इज़ अम्बलाइकस। तो यहाँ पर स्किन हो गई, स्किन के बाद यहाँ पर ये क्या होता है, सबकुटेनियस टिश्यू होता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, सबकुटेनियस टिश्यू के नीचे यहाँ पर क्या होता है, मसल, एब्डोमिनल मसल प्लस फेशिया। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर ये क्या होता है, दिस इज़ अ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियल लेयर है, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम भी 2 होती है, उसकी 2 लेयर होती है, जो कि इंटरनल ऑर्गन से चिपकी रहती है, दैट इज़ विसरल पेरिटोनियम। जो कि मसल से चिपकी रहती है, दैट इज़ पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, इस पेरिटोनियम के अंदर ही अपने को क्या डालना है, कैथेटर। तो मैं ये 2 लेयर दूर दूर बना रहा हूँ, हालांकि इतनी दूर नहीं रहती है। ठीक है, ये बना दिया। ओके, सो दिस बोथ इज़ अ पेरिटोनियम लेयर या पेरिटोनियल लेयर। सो इसको आप मान सकते हैं चूँकि पीछे वाली है, सो दिस इज़ पैराइटल पेरिटोनियम। ये चूँकि अंदर के ऑर्गन से चिपकी है, दैट इज़ वाई दिस इज़ विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो बेटा सिलिकॉन कैथेटर आता है, उस कैथेटर को एक ट्रोकार के जरिए से यहाँ पर ही डाल दिया जाता है। ठीक है, मल्टीपल छेद होते हैं इसके अंदर, मल्टीपल छेद होते हैं, और इस कैथेटर को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इज दिस क्लियर? इसको डालने के बाद बेटा इसके 2 आउटलेट होते हैं, ये ऐसे आउटलेट होते हैं। गॉट द पॉइंट? यहाँ पर डायलिसिंग एजेंट तुम टांग दो। ये डायलिसिंग एजेंट 2 लीटर का होता है, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का बैग यहाँ पर ऐसे करके लगा रहता है। इज दिस क्लियर? इज अ सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, सो क्लियर है? अच्छा बेटा, ये रहता है कवर्ड, दिस इज कवर्ड। इसको एक्चुअली बोला जाता है डैक्रॉन कफ्स, दीज आर कॉल्ड डैक्रॉन कफ्स। तो डैक्रॉन कफ्स क्या होता है, कवर्ड रहता है, पेशेंट इसको लेकर चला जाता है। यहाँ पर आप ड्रेसिंग कर देते हो, बढ़िया चिपका देते हो जो आपको वो एंटीसेप्टिक एजेंट चिपकाना है। पेशेंट जब आता है तो यहाँ से 2 लीटर का जो ये फ्लूइड होता है बेटा, इसको बहुत स्पीड से पेरिटोनियल कैविटी में विद इन 10 to 15 मिनट्स ठूस दिया जाता है। 10 से 15 मिनट इसको क्या कर दिया जाता है, 10 से 15 मिनट के अंदर इसको बेटा क्या कर देते हैं, ठूस देते हैं। जब तक इसको ठूसते हैं तब तक इसको क्लैंप करके रखा जाता है। गॉट द पॉइंट? अब ऐसा ना हो कि जा सांस से बाहर भी चला है, ऐसा नहीं है।
व्हेन इट इज़ गॉन इनसाइड, जो डायलाइजिंग एजेंट है 2 लीटर 10 से 15 मिनट के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में चला गया, तो यहाँ पर ही इसको हमको छोड़ना पड़ता है एटलीस्ट 30 मिनट्स। आधे घंटे तक ये डायलाइजिंग एजेंट क्या होता है यहाँ छोड़ना पड़ता है। तो पेशेंट का पेट क्या हो सकता है, फूल सकता है, 2 लीटर पानी चला गया है। जब पेशेंट का पेट फूल जाता है तो डायफ्राम को वो हिट कर सकता है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में नर्सिंग प्रोसीजर वेरी सिंपल, क्या कर दो, पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दे दो, 30 डिग्री की पोजीशन उसको दे दो। गॉट द पॉइंट। तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगा। तो 10 से 15 मिनट बाद आपने डायलाइजर एजेंट सर अंदर डाल दिया, 30 मिनट तक इसको यहाँ क्लैम्प करके रखा जिससे पानी ना हटे। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ही खोल दिया। गॉट द पॉइंट। उसके बाद बेटा यहाँ पर पूरा वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि 2 लीटर गया तो इसी को होने में पूरा 36 घंटा निकल जाएगा। नाउ अनदर शॉट, अब फिर अगला 2 लीटर का वो डालिए डायलाइजिंग एजेंट, फिर ये 10 से 15 मिनट तक इसके अंदर जाएगा। उसके बाद में फिर ये यहाँ से बाहर निकल के आएगा। अगेन इट विल टेक 30 मिनट्स बाहर निकलने के। तो ये प्रोसीजर 4 से 5 बार शॉट ये चलता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये डिसलॉज हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, तो पेशेंट का एब्डोमेन तना का तना रह जाता है। इसलिए ब्लॉक ना हो करके इस पर हम लोग क्या डाल देते हैं, हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन क्या है, दिस इज़ द एंटीकोआगुलेंट। तो एंटीकोआगुलेंट डाल देते हैं जिससे कि ब्लॉक ना हो। ब्लॉक हो जाएगा तो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायलाइजिंग एजेंट चला गया 10 से 15 मिनट में, पेशेंट का पेट फूल गया बेटा, तो यहाँ पर ही अब क्या प्रोसेस चलेगा, ऑस्मोसिस और प्लस डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पर ही चलेगा और आधा घंटा तक ये सब कुछ चलता रहेगा। चलने के बाद आप क्लैंप खोल दो, खोलने के बाद फिर यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा। देन रिपीट अगेन, 1 रिपीट हो गया, फिर 2 रिपीट हो गया, फिर 3 रिपीट हो गया, फिर 4 रिपीट हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपने 4 दूनी 8 लीटर डाल दिए इसके अंदर, बिकॉज दिस इज द स्लो प्रोसेस। हेमोडायलिसिस मशीन है, वो फास्ट प्रोसेस है। दिस इज द स्लो प्रोसेस बट दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके बेटा कॉम्प्लिकेशन भी हैं। गॉट द पॉइंट। चलो अब इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। हटा दूं, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नाउ पेरिटोनियल डायलिसिस लो, मैंने तो टॉपिक भी मिटा दिया। क्या करें, मुझे डर लगता है कि कहीं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और हमारे जो होनहार बच्चे हैं वो मुझे गाली देने लगे। सो कॉम्प्लिकेशंस, अब बेटा जैसे हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस थे वैसे यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस के भी कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो है पेरिटोनाइटिस, क्योंकि पेरिटोनियम कैविटी में घुस रहे हैं तो पेरिटोनाइटिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो तक उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हाइपोटेंशन इसलिए होता है क्योंकि आपने क्या किया, एक तो 2 लीटर डाल के वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसके बाद में आपने उसको ड्रेन आउट करके 2 लीटर तो निकाला ही निकाला। हो सकता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है डायलाइजिंग एजेंट में, हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइट भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, फिर उसके अंदर वो भी क्या बाइकार्बोनेट्स है विच एक्ट एज अ बफर। ये सब आपने डाल दिया तो सेल का भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर आ सकता है। तो जब क्या बोलते हैं, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम जो है जब वो डिप्रेस हो सकता है तो हाइपोटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, देन हाइपोवोलेमिया, मैंने बताया ना, सेल से भी आप एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। जब आप झुआ भर पानी उसके अंदर डाल दिया 8 से 10 लीटर तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ नर्सिंग प्रोसीजर आप सेमी फॉलोअर पोजीशन दे दो उसको। ठीक है, फिर इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो सकता है, अगर ब्लॉक हो गया तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज। अगर आपने अगर वो ब्लॉक है हिपैरिन आपने डाल के उसको पेटेंट नहीं रखा है तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो जाएगा, वो कहीं भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, दिस इज क्लियर। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। एक छोटी सी लाइन मुझे और बतानी है बस, चलो कर दूं। वंस द पेशेंट हैज used to either for peritoneal dialysis either for hemodialysis। ठीक है, तो आजकल एम्बुलेटरी हीमोडायलिसिस भी हो गई है।
वो टेक्नीशियंस जाएंगे आपके घर, एम्बुलेटरी हीमोडायलिसिस, आपको मस्त एसी वाले, आपको नहीं मतलब पेशेंट को मस्त एसी वाली एम्बुलेंस में लेटाएंगे, 4 घंटे में हीमोडायलिसिस करके छोड़ देंगे। उसी तरीके से बेटा CAPD भी होता है, ठीक है। CAPD इज़ व्हाट, दिस इज़ अ क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आजकल बहुत इजी हो गया है, पेशेंट एक बार यूज टू हो गया, 7-8 बार अस्पताल से होकर चला आया है, अब उसको मस्त उसमें लेटाओ एम्बुलेंस में, वहाँ पर आपका वो रहेगा, टेक्नीशियन रहेगा, डॉक्टर्स भी रहते हैं, आपको मस्त घुमाते भी रहेंगे, सिविल लाइन शहर घुमाते भी रहेंगे, और आपका पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता रहेगा। उसी तरीके से हीमोडायलिसिस भी है, हीमोडायलिसिस भी एम्बुलेटरी हो गया है, एम्बुलेंस में लेटो, एसी चलाओ, गोल 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 घूमते रहो, और तुम्हारा हीमोडायलिसिस भी होता रहेगा। तो आजकल एन्जॉयमेंट हो गया हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। सो दीज आर बोथ द एम्बुलेटरी टाइप ऑफ किडनी फिल्टरेशन, CAPD एंड एम्बुलेटरी हीमोडायलिसिस। अगर ये बेटा कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ हो, तो आप एक काम करना, तीनों को ही इंडिकेशन जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसको भी देखना, हीमोडायलिसिस के लिए क्या इंडिकेशन है, वो बहुत अच्छा है और आपको डिटेल मिलेगा। सेकंड आप वीडियो देखेंगे हीमोडायलिसिस की, और तीसरी आप वीडियो देखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस की। आप अगर को लगता है कि यार ये तीनों मिला के 1 घंटा का हो जाएगा, उतनी आपकी औकात नहीं है या उतनी आपकी क्षमता नहीं है देखने की, तो आप उसको जैसा आप करते हो वैसा आप कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ दिस कंटेंट इज़ यूजफुल, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना है आपको, लाइक करना है आपको, कमेंट करना है आपको, और आपको क्या करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।